मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं दीपक पाठक दोबारा से आपके कॉन्ट्रैक्ट की क्लास की शुरुआत करता हूं। हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट की 2 क्लास करी है। वैसे कॉन्ट्रैक्ट की तो अभी एक ही क्लास हुई है। एक क्लास तो मैंने आपको ये बताया कि लॉ जो है वो होता क्या है और लॉ को हम पढ़ते कैसे हैं। और लास्ट क्लास हम लोगों ने करी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, जिसके अंदर मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का तरीका बताया था और कानून कॉन्ट्रैक्ट के लिए कहता क्या है मैंने आपको ये बताया। कानून ये कहता है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एच में, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए 2 अलग-अलग एलिमेंट को जोड़ना पड़ेगा, एक तो एग्रीमेंट और एक एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ। यानी कि पहले आप एग्रीमेंट बनाओगे। एग्रीमेंट कैसे बनता है? एक पर्सन ऑफर देता है किसी सामान को बेचने के लिए, मान लो सामने वाला पर्सन उस ऑफर के बदले में एक्सेप्टेंस देता है, मतलब पॉजिटिव रिप्लाई। अगर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस जोड़ दो तो वो एग्रीमेंट बन जाते हैं। और हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट वही वाले बनाने हैं जो बिजनेस एग्रीमेंट होंगे। अगर एग्रीमेंट बिजनेस एग्रीमेंट हुआ तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? एनफोर्सेबल बाय लॉ। मैंने कहा एनफोर्सेबल बाय लॉ मींस लीगल हेल्प कैन बी टेकन बाय द पार्टी। बिजनेस एग्रीमेंट हुए तो एनफोर्सेबल बाय लॉ, बन गया कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको एग्रीमेंट की एक डेफिनेशन पढ़ाई सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ई के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। मतलब अगर एग्रीमेंट बनाना है तो प्रॉमिस हो, सेट ऑफ प्रॉमिस हो और साथ में कंसीडरेशन का होना भी आवश्यक है। कंसीडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, मैंने आपको बता दिया था। दोनों ही पार्टी को बदले में कुछ मिलना चाहिए। अगर मैं अपनी कार बेच रहा हूं तो मुझे पैसे मिलेंगे, जो मेरी कार खरीद रहा है उसको कार मिलेगी और वो पैसे देगा। कंसीडरेशन होना जरूरी है। फिर मैंने आपको ये कहा कि एग्रीमेंट 2 टाइप के होते हैं, एक सोशल एग्रीमेंट और एक बिजनेस एग्रीमेंट। मैंने आपको उस क्लास में समझाया था सोशल एग्रीमेंट में पार्टी की इंटेंशन नहीं होती है लीगल रिलेशन को बनाने की, इसीलिए वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। लेकिन रही बात बिजनेस एग्रीमेंट की, बिजनेस एग्रीमेंट में पार्टी की इंटेंशन होती है लीगल रिलेशन को बनाने की, इसीलिए एनफोर्सेबल बाय लॉ भी होगा और इसी वजह से वो चीज कॉन्ट्रैक्ट भी होगी। एक कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन में मैंने आपको ये बताया कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज सोशल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आई बात? यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब मैं आज की क्लास आपको स्टार्ट कर रहा हूं। हमने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ ली और टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट हमने पढ़ लिए। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आज की आपकी क्लास स्टार्ट है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो दोस्त ध्यान से सुनना। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ना मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके बच्चों के लिए रखा हुआ है, थोड़ा सा इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा आप लोगों के लिए। कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स में हम लोगों को टोटल बातें पढ़नी होगी 5। मैं आपको पढ़ाऊंगा 5 अलग अलग टॉपिक्स पढ़ाऊंगा इसके अंदर, यानी कि 5 तरीकों से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनता है। सबसे पहला तरीका मैंने रखा है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन मतलब क्या होता है बेटे? क्रिएशन मतलब होता है बनाना, केले वाला बनाना नहीं, बनाना। जब हम किसी चीज को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, उसको क्रिएशन बोलते हैं। मतलब कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को पहली बात में यह सीखना है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को बनाते कैसे हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ए पॉइंट मैंने आपको बताया ना, 5 पॉइंट आपको पढ़ने हैं। ए पॉइंट कहता है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, यानी कि मैं आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले पढ़ा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। यानी कि पहले तो आप लोग ये सीख लो कि कॉन्ट्रैक्ट को बनाते कैसे हैं। तो मेरे दोस्त, कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग 3 तरीकों से बनाएंगे। एक तो होता है एक्सप्रेस तरीका, एक होता है इंप्लाइड तरीका और एक होता है टैसिट तरीका। अभी टेंशन मत लो, एक एक लाइन हम लोग इसकी पढ़ेंगे। एक होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट,
एक होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को अभी हम बनाना सीख रहे हैं, बनाते कैसे हैं। तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, क्रिएशन में 3 टॉपिक हमें पढ़ने हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। पहला टॉपिक है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो आप लोग ये बताओ कि एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है। हम लोग नॉर्मल लाइफ में बात जब करते हैं एक दूसरे से, तो हम अपनी बातों को सामने वाले पर्सन को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी डिजायर्स को बताते हैं सामने वाले पर्सन को, अपनी विलिंगनेस को बताते हैं सामने वाले पर्सन को। इसको बोलते हैं एक्सप्रेस करना। यहां पर भी एक्सप्रेस का मतलब कुछ इसी तरीके से होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को आप बना रहे हो और बना रहे हो एक्सप्रेसली। इसका मतलब या तो आप ओरल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, ओरल मतलब बोलकर कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, या आप राइटिंग करके कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, रिटन तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो। बोलकर सर कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं? अरे बड़ा आसान है। अगर कोई एक पार्टी सामने वाली पार्टी से छोटी मोटी कोई ट्रांजैक्शन करती है, छोटे मोटे कोई एग्रीमेंट बनाती है, तो वो ओरल में बनते हैं, मतलब बोलकर बनते हैं। सपोज करो कि आपको इंडिया गेट से कालकाजी अपने घर की तरफ आना है और आपने एक ऑटो रिक्शा को हाथ दिया, ऑटो वाले ने रोका और आपने ऑटो वाले को ये बोला कि भैया क्या आप कालकाजी चलोगे, क्या ये ऑफर है? बिल्कुल ऑफर है। ऑटो वाले ने बोला हाँ भैया बैठो गाड़ी में, मैं आपको कालकाजी ड्रॉप कर दूंगा, बदले में 150 रुपए लूंगा। क्या एक्सेप्टेंस है? बिल्कुल है। ऑटो ड्राइवर ने एक्सेप्टेंस दी है। क्या कंसीडरेशन है? बिल्कुल है। मैं उसको 150 रुपए दे रहा हूं और वो मुझे कालकाजी छोड़कर आ रहा है। बात कुछ समझ में आ रही है? मैं जब उसके ऑटो में बैठ जाऊंगा तो क्या उस समय पे मैं क्या एग्रीमेंट राइटिंग में बनाऊंगा ऑटो वाले से? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आप लोग कभी ऑटो वाले से एग्रीमेंट राइटिंग में बनाते हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट है। मान लो ऑटो वाले ने आपको कालकाजी में ड्रॉप कर दिया और आप ऑटो वाले को पैसे उसके नहीं दे रहे हो, तो ऑटो वाले पे अधिकार है कि आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सके, क्योंकि ऑटो में बैठने की बात करना भी एक बिजनेस एग्रीमेंट है। और ये एग्रीमेंट बना कैसे, क्रिएट कैसे हुआ? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट से। और एक्सप्रेस में कौन सा पार्ट? ओरल का पार्ट। कौन सा पार्ट बेटे? ओरल का पार्ट। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के भी पार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया। सबसे पहले आप एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो ओरल। ओरल में कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं? फेस टू फेस या टेलीफोन पे। फोन पे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। कोई मुंबई का बायर है दिल्ली के सेलर से बात कर रहा है फोन पे कि मुझे ये सामान भेज देना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन गए? ओरल में बन गए। अब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं रिटन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का दूसरा तरीका जो कि वर्ल्ड फेमस तरीका है। इस वर्ल्ड के अंदर, इस इंडिया के अंदर, फिलहाल हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहे हैं तो इंडिया की बात करेंगे। इंडिया के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, मोस्टली जिन कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट जो है वो बहुत बड़ा होता है, मेजर होता है, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट हमारी कोशिश होती है कि हम राइटिंग में बनाए, ताकि हमारे पास एविडेंस रहे कोर्ट में ये प्रूफ करने के लिए कि हमने कॉन्ट्रैक्ट को बनाया था। यानी कि क्रिएट करने का पहला तरीका ओरल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा तरीका राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो राइटिंग हम लोग कैसे बनाते हैं? बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, मान लो आप एक पार्टनरशिप बना रहे हो किसी पर्सन के साथ में, ए और बी मिलकर एक पार्टनरशिप बना रहे, तो ए और बी जब पार्टनरशिप बनाएंगे तो वो पार्टनरशिप डीड बनाएंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा पार्टनरशिप डीड वो राइटिंग में बनाएंगे, मतलब कि यहां पर रिटन कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, जिसको हम बोलते हैं राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट बनाना। इसका एग्जांपल आप बोल सकते हो पार्टनरशिप डीड। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? तो हम लोग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहला पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, जिसके अंदर हम 3 तरीकों से कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। एक तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। एक्सप्रेस में मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट बना लो या राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट बना लो। इस दुनिया के अंदर मोस्टली जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं, ओरल कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं या राइटिंग में बनते हैं। अब इसके अलावा दूसरे टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, यह मैंने यहां पर लिखवाया हुआ है, इसका नाम है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड का मतलब दोस्त क्या होता है?
ध्यान से सुनना, पहले मैं यहां पर इम्प्लाइड का मतलब लिखता हूं। इम्प्लाइड मतलब होता है इम्पोज्ड बाय लॉ। इम्पोज का मतलब क्या होता है बेटे? इम्पोज मतलब लॉ ने, कानून ने हमारे ऊपर थोप रखा है ये कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं बनाते, ये कॉन्ट्रैक्ट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन कानून की ऐसी होती है, ऑटोमेटिकली बन जाता है। बिना एग्जांपल के आपको समझ में नहीं आएगा, मैं एग्जांपल देता हूं। मेरा कहने का मतलब है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग ना तो ओरल में कुछ बोलेंगे ना राइटिंग में कुछ बोलेंगे, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड हो जाएगा। कैसे? आप मान लो कि ट्रेन से किसी एक जगह से दूसरी जगह पर आ रहे हो। मान लो कोई बंदा है दिनेश नाम का, और वो मुंबई से दिल्ली काफी सारा सामान लेके आ रहा है ट्रेन के अंदर। जैसे ही वो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरता है, लाल लाल कपड़ों में कुछ लोग भागते हुए उसकी तरफ आते हैं। उनमें से एक पर्सन उसका सामान उठा लेता है, सारा अपने सर पे रख लेता है और चलने लग जाता है। जिसका सामान है यानी कि दिनेश, उसको मना भी नहीं करता कि आप मेरा सामान क्यों उठा रहे हो, चोरी कर रहे हो, ये कर रहे हो, कुछ नहीं बोलता। और बाहर जाकर टैक्सी स्टैंड के पास वो लाल कपड़े वाला पर्सन उसका सामान पहुंचाता है, और दिनेश मान लो बदले में उसको ये बोले, थैंक यू अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा सामान उठाया, बहुत भारी सामान था। आप जैसे लोग रोज होने चाहिए इस दुनिया में। क्या थैंक यू बोलने से उस लाल कपड़े वाले पर्सन को, थैंक यू बोलने से काम चल जाएगा? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि लाल कपड़े वाला पर्सन पूरी दुनिया जानती है वो लोग होते हैं कुली। क्या होते हैं? कुली होते हैं। और कुली यहां पर उसका बिल्ला होता है, और कुली के कपड़े ये बताते हैं कि वो एक कुली है। मतलब यहां पर कुली को बताने की जरूरत नहीं है बोल के या लिख कर कि मैं कुली हूं, क्या आपका सामान उठा लूं। कुली पे अधिकार है, वो आपका सामान उठाएगा, लेके जाएगा, और आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। और यहां पर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो बना है, ना तो ये ओरल में बना ना ये राइटिंग में बना, लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर एक एग्जांपल लिख सकते हो आप, कुली। बात कुछ समझ में आ रही है? तो मैंने आपको दो बातें बताई ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन में, यानी कि अभी हम कॉन्ट्रैक्ट को बनाना सीख रहे हैं। पहला मैंने आप लोगों को बताया ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, ओरल और रिटर्न, जो कि एक्सप्रेस का पार्ट है। फिर मैंने दूसरा आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन का इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें ना तो ओरल होता है ना राइटिंग होता है, इम्पोज्ड बाय लॉ होता है, कानून ने थोप रखा है हमारे ऊपर। आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी, बेशक ओरल हो, बेशक राइटिंग में हो, सॉरी बेशक ओरल ना हो और राइटिंग ना हो, तो भी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, कानून ये बात बोलता है। इंप्लाइड का मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं कि मान लो कोई एक पर्सन है मिस्टर एफ। एफ जो बंदा है वो है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। किसी का कोई खोया हुआ सामान है और वो मिस्टर एफ को मिल गया, और वो कीमती सामान था। मिस्टर एफ ने वो सामान कंज्यूम कर लिया। क्या कर लिया? कंज्यूम कर लिया। क्या मिस्टर एफ कर सकता है कंज्यूम? नहीं कर सकता। बाद में जिसका सामान था, ओरिजिनल ओनर जो था सामान का, उसको पता लगा मेरा सामान मिस्टर एफ को मिला था। वो एफ के पास आया और उसने बोला ला भाई मेरा सामान दे। एफ ने बोला भाई वो सामान तो मैंने कंज्यूम कर लिया। तो इस जगह पर ओरिजिनल मालिक सामान का मिस्टर एफ पे केस फाइल कर सकता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है। अब आप लोग बोलोगे सर उन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट थोड़ी था। अरे सर एग्रीमेंट था, उन दोनों के बीच में इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट था, इम्पोज्ड बाय लॉ। मतलब कानून ये कहता है अगर आप फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हो ना, तो आप उस सामान को या तो उसके ओरिजिनल ओनर के पास देके आओगे, या आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में या किसी सरकारी दफ्तर में जाकर उस सामान को जमा कराओगे। आप खुद उस सामान को कंज्यूम नहीं कर सकते। ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। समझ में आ गई बात? अब मैं आपको तीसरी बात बता रहा हूं, यहां पर लिखा हुआ है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम कॉन्ट्रैक्ट को बना रहे हैं, अभी सिर्फ बनाना सीख रहे हैं। इसको बोलते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। बेटा टैसिट का जो मतलब होता है, टैसिट मतलब होता है साइलेंट। क्या होता है टैसिट का मतलब? साइलेंट। इसको थोड़ा सा समझना आप लोग। टैसिट मतलब साइलेंट। ये एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि ओरल और राइटिंग से नहीं चलते, वो कंडक्ट से चलते हैं। कंडक्ट मतलब इशारों से चलते हैं। सर ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं?
तो बेटे टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बड़े फेमस कॉन्ट्रैक्ट हैं। आपको सबसे पहला एग्जांपल देता हूं मैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट का। आप लोग कभी कभी जरूर एटीएम गए होंगे मनी विड्रॉ करने के लिए। तो एटीएम में जाते हैं हम, मान लो हमें मुझे 5,000 रुपए निकालने हैं, तो मैं एटीएम की कार्ड के सॉरी मशीन के सामने खड़ा हूंगा। उस मशीन पे लिखा होता है कि अपना कार्ड डाले, मैं अपना कार्ड डालूं, फिर वो कहता है कि पिन डाले, फिर मैं पिन डालता हूं, फिर वो कहता है अमाउंट डाले, मैंने अमाउंट डाला 5,000, फिर वो बोलता है सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, मैंने सेविंग अकाउंट डाला। और फिर जब मैंने सारी फॉर्मेलिटी, सारे उसके कंडक्ट, वो जो कंडक्ट कर रहा है, वो जो इशारे कर रहा है, वो सब जैसे जैसे मैं पूरे करते जा रहा हूं, मैंने एंड में एंटर का बटन दबाया और 5,000 रुपए नीचे से आ गए। इसको बोलते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये कंडक्ट से हुआ है। एक एग्जाम्पल इसका काफी नहीं है, दूसरा एग्जाम्पल मैं इसका देता हूं। आप लोगों ने कभी ऑक्शन सेल का नाम सुना होगा, ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल का मतलब होता है नीलामी। किसी सामान की जब नीलामी होती है तो नीलामी की प्रक्रिया कैसी होती है? किसी सामान की जब नीलामी होती है तो नीलामी की प्रक्रिया कैसी होती है? मैंने आपको बताया था, नीलामी की प्रक्रिया होती है उसके अंदर हथौड़े को 3 बार पीटा जाता है, अंग्रेजी में बोलते हैं फॉल ऑफ हैमर। 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000, जैसे ही 1,03,000 हो गया, जिस बंदे ने बोली लगाई थी उस सामान के लिए, इस तीसरे हथौड़े से वो पर्सन उस सामान का मालिक हो गया। इसको बोलते हैं ऑक्शन सेल होना, नीलामी होना। यानी कि तीसरे बार के हथौड़े से वो बंदा उस सामान का ओनर हो गया जो बोली लगा रहा था, और उसको पता कैसे चला मैं ओनर हो गया? उस हथौड़े के पीटने से। इसको बोलते हैं फॉल ऑफ हैमर। ये भी एक क्या है? कंडक्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये भी एक कंडक्ट है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। इस टैसिट कॉन्ट्रैक्ट के मैंने अभी तक 2 एग्जांपल दिए। टैसिट का मतलब बताया कि ये साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो पार्टियों के कंडक्ट से चलते हैं। इट मींस ए कॉन्ट्रैक्ट विच इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज आर कॉल्ड टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। और इस कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल क्या है? विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम एटीएम मशीन। दूसरा एग्जांपल दिया मैंने, फॉल ऑफ हैमर इन ऑक्शन सेल। हैमर मतलब हथौड़ा। 1-2 एग्जांपल और दे सकता हूं मैं इसके। इसका अगला एग्जांपल हो सकता है कॉइन ऑपरेटेड टेलीफोन मशीन। आप लोगों ने देखा होगा कभी एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे कॉइन ऑपरेटेड टेलीफोन मशीन, जिसके अंदर हम लोग सिक्का डालते हैं और बात करते हैं। कभी किया होगा आपने? आज से 15-16 साल पहले, 17 साल पहले हर कॉलोनी के अंदर ये फोन बूथ हुआ करते थे, जिसके अंदर हम सिक्का डालते थे और बात करते थे। जैसे ही 50 सेकंड पूरे हो जाते थे, हम बात करते करते हमारे वैसी आवाज आने लगती है, टू 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 टू। इसका मतलब कि सिक्का डालो, सिक्का डालो, सिक्का डालो, वरना फोन कट जाएगा। इसको टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। आज भी हर एयरपोर्ट पर कॉइन ऑपरेटेड टेलीफोन मशीन है। मोस्टली रेलवे स्टेशन पे भी मैंने कहीं कहीं पर देखा है कॉइन ऑपरेटेड टेलीफोन मशीन। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक एग्जांपल और देता हूं, लास्ट एग्जांपल टैसिट कॉन्ट्रैक्ट का, आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इसके बाद अगला एग्जांपल है, आप लोग रेलवे स्टेशन जाते होंगे, कभी आपने मशीन पर वेट मेजर किया होगा। वेट मेजरमेंट मशीन किया है, नहीं किया? डेफिनेटली किया होगा। वेट मेजरमेंट मशीन। तो वेट कैसे मेजर करते हैं? हम मशीन के सामने खड़े हो जाते हैं, उसमें लिखा होता है अपना फेस सामने रखें हम, फिर दूसरा लिखा होता है कृपया सिक्का डालें, 5 रुपए का सिक्का। फिर हम 5 का सिक्का डालते हैं, फिर नीचे से एक टोकन निकलता है, फिर हम टोकन पढ़ते हैं, हमारा जो वजन है वो 70 किलो। पीछे लिखा होता है आपकी एक सुंदर लड़की से मुलाकात होगी। ऐसा होता है, किसी किसी फिल्म में देखा है मैंने। तो ये वाला जो सिस्टम है, ये क्या है? इसको बोलते हैं हम वेट मेजरमेंट मशीन का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। समझ में आ गई बात? तो हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा, और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का अभी सिर्फ ए पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ है, जिसको हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। हमने सीख लिया कॉन्ट्रैक्ट को बनाते कैसे। कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्रेसली करके बना लो, कॉन्ट्रैक्ट को इंप्लाइडली बना लो, या कॉन्ट्रैक्ट टैसिटली बना लो। एक्सप्रेसली कैसे? या तो ओरल बना लो या राइटिंग में बना लो।
इम्प्लाइड कैसे, ना तो ओरल ना राइटिंग, सरकार ने आपके ऊपर थोप रखा है, इम्पोज्ड बाय लॉ, कुली का एग्जांपल दिया, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। फिर मैंने नेक्स्ट बात बताई टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि पार्टियों के कंडक्ट से चलते हैं, जिसका एग्जांपल दिया मैंने विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम एटीएम मशीन, फॉल ऑफ हैमर इन ऑक्शन सेल, कॉइन ऑपरेटेड टेलीफोन मशीन, वेट मेजरमेंट मशीन, ये सारे एग्जांपल टैसिट कॉन्ट्रैक्ट के हैं, साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट के। समझ में आ गई बात। हमने सीख लिया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, लेकिन मेरे भाई कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का तरीका क्या था, मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट में बताया था कॉन्ट्रैक्ट मींस एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी, यही पढ़ा है हमने। यानी कि अभी हम लोगों ने ये सीख लिया कि एग्रीमेंट कैसे बनाते हैं, एक्सप्रेस, इंप्लाइड और टैसिट। हमने जो एग्रीमेंट बनाया है वो एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट है या नहीं है, वो एग्रीमेंट वैलिड है या नहीं है, मतलब उस एग्रीमेंट पे हम लीगल एक्शन ले सकते हैं या नहीं। अगर लीगल एक्शन नहीं ले सकते इसका मतलब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो फिर फायदा क्या हुआ एग्रीमेंट को बनाने का। इसीलिए हम लोगों को ये बात तय करनी होगी कि हमने जो एग्रीमेंट बनाया है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है या नहीं है। तो इसीलिए पॉइंट नंबर 2 मैंने आपके लिए लिखा है बी पॉइंट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं, इसका बी पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। यानी कि एक्सप्रेस, इंप्लाइड और टैसिट मतलब क्रिएट हमने कर लिया। अब यहां पर हम लोग इस पूरे टॉपिक को पढ़कर ये जान लेंगे कि हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं या बेकार कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, उसको हम यूजलेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और उसको हम कानून की लैंग्वेज में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, वॉइड, VOID, वॉइड एग्रीमेंट भी कहते हैं। वॉइड की बात, ये सारी बातें अभी थोड़ी देर बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी के अंदर मैं आपको 6 बातें पढ़ाने वाला हूं। कितनी बातें? 6 बातें पढ़ाने वाला हूं। ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को कैसे बनाते हैं, हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को कैसे बनाते हैं, वैलिड एग्रीमेंट। और बेटा अगर एग्रीमेंट वैलिड हुआ तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि वैलिड है। हम लोग वैलिड एग्रीमेंट को बनाते हैं, हमारे पास हमें पढ़ने हैं टोटल 10 पॉइंट। कितने पॉइंट पढ़ने हैं? 10 पॉइंट। ध्यान से सुनना। अब आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट की जो क्लास है ना, वो अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे आ भी चुकी है और शुरू भी हो चुकी है। अभी तक तो हमने सिर्फ ये जाना है कि कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का तरीका क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट हम कैसे बनाते हैं। अब हम जो बातें पढ़ने वाले हैं ये एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं। एग्जाम के अंदर सारे के सारे टॉपिक्स, जितने भी आने वाले टॉपिक्स हैं, उनकी शुरुआत अब हो चुकी है। मैं ये बोल रहा हूं कि हमें चेक करना है ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। क्या चेक करना है? ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी चेक करना है। ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी के लिए मैं आपको टोटल 6 अलग अलग टॉपिक बताऊंगा। उन 6 टॉपिक में मैंने पहला टॉपिक स्टार्ट किया जिसका नाम है वैलिड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वैलिड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। तो मैं आपको इस टॉपिक के वैलिड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के 10 रूल्स बताऊंगा, 10 पॉइंट बताऊंगा। इसको हम बोलते हैं 10 का दम। क्या बोलते हैं? 10 का दम। अगर आपको एक वैलिड एग्रीमेंट बनाना है, सरकार कह रही है ये बात, कानून कह रही है ये बात, अगर आपको एक वैलिड एग्रीमेंट बनाना है तो फिर आपको टोटल 10 के 10 पॉइंट जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, उन 10 के 10 पॉइंट को फुलफिल करना होगा। अगर एक भी पॉइंट मिस हो गया ना तो आपका एग्रीमेंट वैलिड होगा ही नहीं। यानी कि डिफॉल्टिंग पार्टी के अगेंस्ट में कोई पार्टी अगर केस में जाना चाहती है, मान लो किसी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, तो वो कोर्ट में केस करने तभी जाएगी जब उसने कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाया हो। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना है या नहीं बना उसका पता कैसे चलेगा? इन वाले पॉइंटों में, यहां पर 10 पॉइंट में आपको पढ़ाऊंगा।
अगर 10 के 10 पॉइंट मैच करते हैं तो समझ लो एग्रीमेंट वैलिड है, अदरवाइज वैलिड तो वो नहीं है, वो कभी कभी वॉइड हो जाएगा, कभी कभी इलीगल हो जाएगा, कभी कभी वॉइडेबल हो जाएगा। तीन शब्द जो मैंने आपको बताए हैं, कभी कभी वॉइड हो जाएगा, कभी कभी इलीगल हो जाएगा, कभी कभी वॉइडेबल हो जाएगा। तो ये तीनों शब्दों को हम इसी टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। पहले टॉपिक में नहीं पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी के पहले टॉपिक में नहीं पढ़ेंगे। आगे आने वाले दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें टॉपिक में मैं आपको वॉइड, वॉइडेबल और इलीगल उन सब के बारे में डिटेल बताऊंगा। फिलहाल हमें पढ़ना है वैलिड एग्रीमेंट। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। बेटा वैलिड एग्रीमेंट के लिए 10 पॉइंट है, 10 के 10 पॉइंट आपको समझा दूंगा बहुत अच्छे से, और आपको पूरा आपकी उंगलियों पे होगा, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से अगर वैलिड एग्रीमेंट बनाना चाहता है तो वैलिड एग्रीमेंट को बनाने के लिए सबसे पहले तो वो पार्टी को प्रॉपर ऑफर देगा। क्या देगा? प्रॉपर ऑफर। और सामने वाली पार्टी यानी कि जिसको ऑफर मिला है वो उस ऑफर का प्रॉपर क्या देगा? एक्सेप्टेंस देगा। मतलब एक वैलिड एग्रीमेंट को बनाने के लिए सबसे पहला पॉइंट हमें यह कहता है कि एक पार्टी, पहला पॉइंट ए पॉइंट कहता है कि आपको प्रॉपर ऑफर देना है और सामने वाली पार्टी उस प्रॉपर ऑफर की क्या देगी? एक्सेप्टेंस देगी। एंड इट्स एक्सेप्टेंस। समझ में आ रही बात? तो बेटे प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस तो हम सोशल एग्रीमेंट में भी लेते हैं। प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस तो सोशल एग्रीमेंट में भी लेते हैं। तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट होता है? मैंने पढ़ाया नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इसका मतलब पॉइंट नंबर बी हमें सरकार ने ये बोला, हमारे एक्ट ने ये बोला कि जब भी आप प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस लोगे या दोगे तो वहां पर दोनों ही पार्टी की इंटेंशन होनी चाहिए कि वो आपस में लीगल रिलेशन बनाए। क्या इंटेंशन है दोनों पार्टी की? कि वो आपस में लीगल रिलेशन बनाए। दोनों पार्टी की इंटेंशन होगी लीगल रिलेशन बनाने की, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। पॉइंट नंबर 2 तभी वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वैलिड नहीं माना जाएगा। मतलब एग्रीमेंट जो है, जो आपने एग्रीमेंट बनाए हैं वो सोशल एग्रीमेंट नहीं होने चाहिए। मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था ना, अगर आप किसी को बर्थडे के लिए या अपनी शादी के लिए इनवाइट कर रहे हो, पार्टी के लिए इनवाइट कर रहे हो, तो वो पार्टी के लिए इनविटेशन सोशल एग्रीमेंट है जिसके अंदर पार्टी की इंटेंशन नहीं होती है लीगल रिलेशन को बनाने की। और वो एग्रीमेंट बिजनेस एग्रीमेंट नहीं होता, वो एग्रीमेंट सोशल एग्रीमेंट होता है। क्लियर है? और सोशल एग्रीमेंट में पार्टी की इंटेंशन नहीं होती। मैंने आपको एक पॉइंट और पढ़ाया था, वो पॉइंट ये था कि पार्टी का एग्रीमेंट सोशल नहीं होगा और दूसरा वो डोमेस्टिक एग्रीमेंट नहीं बनाएंगे। डोमेस्टिक एग्रीमेंट, बेटा डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं हम घरेलू एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? घरेलू एग्रीमेंट। अब इसको बिना एग्जाम्पल के मजा नहीं आएगा आपको समझने में, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं इसके बारे में। मान लो एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, एक हस्बैंड एक वाइफ है। वाइफ को हस्बैंड ने ये बोला कि मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा अगले महीने खर्चे चलाने के लिए। वाइफ ने बोला ओके। यहां पर भी ऑफर है, यहां पर भी एक्सेप्टेंस है। मान लो अगले महीने हस्बैंड किसी कारण की वजह से अपनी वाइफ को 10,000 रुपए नहीं दे पाया और वाइफ चली गई कोर्ट में केस करने के लिए कि देखो जज साहब, इसने मेरे को बोला था कि 10,000 रुपए देगा लेकिन ये 10,000 रुपए नहीं दे रहा। तो जज पता है क्या बोलेगा कि ये आपके बीच का जो एग्रीमेंट था ना, ऑफर एक्सेप्टेंस जो थी ना, वहां पर वो ऑफर और एक्सेप्टेंस जो है ना, ये है क्या है? डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। ये कोई बिजनेस एग्रीमेंट नहीं है, वाइफ और हस्बैंड के बीच में बिजनेस रिलेशन नहीं है, ये डोमेस्टिक रिलेशन है और ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। और यहां पर आपके हस्बैंड की आपको वादा करते वक्त इंटेंशन नहीं थी कि वो आपसे लीगल रिलेशन बना रहा है। वो ये सोच ही नहीं रहा था कि अगर मैं पैसे ना दे पाया तो ये कोर्ट में चली जाएगी, क्योंकि वो बिजनेस एग्रीमेंट थोड़ी बना रहा है, वो सोशल एग्रीमेंट बना रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसी पर सेम हस्बैंड और वाइफ पे एक केस आया था। केस का नाम था
ध्यान से सुनना, वॉल्फर वर्सेस वॉल्फर, एक केस आया था 1919 में। अब आप बोलोगे सर ये आप हमें केस क्यों पढ़ा रहे हो, हमें क्या मतलब इसका 1919 से, हमारा तो कोई मतलब नहीं है, हम तो 2022 में चल रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हो आप, पागल हो गए हो? नहीं, ध्यान से सुनना। हम लोग जब लॉ पढ़ते हैं तो लॉ के अंदर एक्ट में लिखी हुई सारी बातें, सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं हम लोगों पे, और एक्ट में लिखी हुई बातों के अलावा अगर पास्ट में, अगर भूतकाल में, पास्ट में कभी दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में कोई केस हुआ है और उस केस पर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, तो डिसीजन भी कानून माना जाता है। क्या कानून माना जाता है? मतलब कि कभी मान लो किसी सिचुएशन पे आज से 10 साल पहले कोर्ट में कोई डिसीजन आ गया और वही सेम एज इट इज सिचुएशन आज दोबारा क्रिएट हो गई किसी और बंदे के साथ में, तो कोर्ट बोलेगा तुम मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, सेम सिचुएशन है ना 15 साल पहले, 10 साल पहले की, इस सिचुएशन में मैंने जो आपको डिसीजन दिया था वही डिसीजन यहां पर भी एप्लीकेबल होगा। इसको बोलते हैं केस स्टडी। क्या कहते हैं? केस स्टडी। इसको बोलते हैं जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन। तो हम लोगों के लिए जितने इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, जो हम ये प्रोविजन पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, ये डेफिनेशन वगैरह, उतने ही इंपॉर्टेंट जुडिशियल डिसीजंस भी है। हम लोगों को जुडिशियल डिसीजंस भी पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर है? तो मैं आपको बता रहा हूं, एक केस हुआ था वॉल्फर वर्सेस वॉल्फर। अब आप बोलोगे दोनों तो सेम ही है। हाँ सेम है। ये मिस्टर थे और ये उनकी मिसेस थी। ये मिस्टर थे और ये उनकी क्या थी? मिसेस थी। तो क्या हुआ, ये लोग रहते थे सिलोन में, कोई एक जगह है सिलोन नाम की, ध्यान से सुनना। ये लोग रहते थे सिलोन में, हस्बैंड और वाइफ दोनों, और हस्बैंड और वाइफ दोनों के दोनों शिफ्ट हो गए इंग्लैंड में। हस्बैंड और वाइफ पहले रहते थे सिलोन में और दोनों के दोनों शिफ्ट होकर कहां रहे, आप पहुंच गए, वो पहुंच गए इंग्लैंड में। बात समझ में आ रही है? एक मिनट। हाँ जी, सिलोन से इंग्लैंड चले गए। बाद में क्या हुआ, कुछ समय बाद हस्बैंड को इंग्लैंड से वापस सिलोन आना पड़ा अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के लिए। हस्बैंड को वापस सिलोन आना पड़ा अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के लिए, अपने काम के सिलसिले में। और वाइफ की तबीयत ना थोड़ी सी खराब थी, जो उसकी वाइफ थी वो थोड़ी सी उसकी तबीयत खराब थी। तो हस्बैंड ने अपनी वाइफ को ये वादा किया सिलोन जाते वक्त, इंग्लैंड से सिलोन जाते वक्त अपने ऑफिस के काम से ये वादा किया कि मैं तुझे 30 यूरोस तुम्हारे खर्चे चलाने के लिए दूंगा। ओके, वाइफ ने कहा ठीक है। मतलब हस्बैंड ने एक ऑफर दिया कि मैं आपको 30 यूरो दूंगा, वाइफ ने कहा ठीक है आप दे देना मुझे। इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस, मतलब बन गया एग्रीमेंट। बाद में क्या हुआ, हस्बैंड जो है वो फेल हो गया, फेल्स टू पे अमाउंट। हस्बैंड अमाउंट पे नहीं कर पाया। ऐसी सिचुएशन में इस वाइफ को गुस्सा आया और वाइफ चली गई कोर्ट में। और वाइफ कोर्ट में ये कह रही है कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे एग्रीमेंट बनाया था और मेरे हस्बैंड ने मेरे से एग्रीमेंट बनाया कि मैं तुझे $30 30 यूरो हर महीने दूंगा, लेकिन वो दे नहीं रहा। ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि भैया आप दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है ना, ये एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, ये कोई बिजनेस एग्रीमेंट नहीं है, ये एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। और इस डोमेस्टिक एग्रीमेंट में आपके हस्बैंड की इंटेंशन नहीं थी लीगल रिलेशन को बनाने की। इस वजह से आपके हस्बैंड और आपके बीच का बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट, जो एग्रीमेंट जो है वो एग्रीमेंट तक ही सीमित है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को? यानी कि
अगर कोई डोमेस्टिक एग्रीमेंट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें पार्टी की इंटेंशन नहीं होती है लीगल रिलेशन को बनाने की। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो अभी मैंने केस बताया, अगर ये केस बिजनेस एग्रीमेंट माना जाता तो इंडिया के अंदर करोड़ों केसेस रोज होते, क्योंकि हर हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ ना कुछ तो वादा कर ही देता है, और बाद में वादा ना निभाए तो फिर वाइफ कोर्ट में केस कर दे। तो ऐसे में तो सारे हस्बैंड ऑफिस में थोड़ी जाएंगे, वो तो कोर्ट में ही जाते रहेंगे। वो कोर्ट में केस करते करते ही वहां पर बेचारे केस लड़ते लड़ते मर जाएंगे, वैसे ही उनकी आधी जिंदगी मरी पड़ी है, बची खुची लाइफ भी कोर्ट में चली जाएगी। इसको बोलते हैं डोमेस्टिक एग्रीमेंट। समझ में आ रही है बात? तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कौन सा। अच्छा, ये नोट्स जो है वो मैंने आपको दे रखे हैं सारे, आपको यहां से नोट करने की जरूरत नहीं है, नोट्स अपने सामने रखना। ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको नोट्स मिले हुए हैं, और मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी नोट्स पीडीएफ फाइल आपको नोट्स की भेजी हुई है, तो आप सारे नोट्स में चेक कर सकते हो। एक बार मैं आपको नोट्स की शक्ल दोबारा दिखा देता हूं। ये देखिए, मैंने आपको बताया था हैंडमेड नोट्स है। ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, ये कॉन्ट्रैक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, एग्रीमेंट की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ एक एक टॉपिक एग्जाम्पल के साथ में मैंने आपको इस नोट्स में दिया हुआ है। ये देखो, एक भी पॉइंट बिना एग्जाम्पल का नहीं है। हम यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी पढ़ रहे हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट जो पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने पहला पॉइंट आपको प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस बता दी है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन दूसरा मैं आपको अभी अभी पढ़ा चुका हूं। इसके अंदर वॉल्फर वर्सेस वॉल्फर का केस भी मैंने डाला हुआ है, जो कि आपके लिए इजी पड़ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो हम लोगों को टेंशन नहीं लेना कि यहां पर नोटिंग वगैरह की, आपको सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। अभी जितने भी कंसेप्ट है, बस आप मेरी बात को सुनते रहो। नोट्स आपके सामने पड़े हैं, बहुत इजी तरीके से पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके फिंगर्स पे होगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। तो हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, और उसका पहला पॉइंट वैलिड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए मैंने कहा 10 का दम की जरूरत पड़ेगी। 10 का दम मतलब 10 पॉइंट टोटल कवर करो, वैलिड एग्रीमेंट बन जाएगा। पहला कैसे बनता है, यानी कि पहला पॉइंट क्या है, प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस। मैंने कहा प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस तो सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट में भी होती है, लेकिन वो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। क्यों? इसीलिए क्योंकि पॉइंट नंबर 2 कहता है पार्टी की इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशन को बनाने की। क्लियर है? अब मैं आपको बता रहा हूं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 वैलिड एग्रीमेंट का, इसको हम कहते हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटे आप लोगों ने सुना होगा ये पॉइंट। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी का मतलब होता है योग्य। योग्य मतलब कोई पर्सन केपेबल है। केपेबल मतलब कोई पर्सन कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंट मतलब भी योग्य होता है। समझ में आ रही है बात? तो ध्यान से सुनना। योग्य मतलब क्या? इस लॉ में ये कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का तीसरा पॉइंट डाला क्यों? इसका मतलब ये है कि इस दुनिया के अंदर एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड आर केपेबल टू एंटर इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हर पर्सन इस दुनिया में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का अधिकारी होता है और बना भी सकता है। समझ में आ रही बात? लेकिन तीन लोगों को छोड़कर कौन कौन से वो तीन लोग हैं उसके बारे में ध्यान से सुनना। एक तो पर्सन है जिसको हम बोलते हैं माइनर। क्या बोलते हैं? माइनर। दूसरा अनसाउंड माइंड। तीसरा है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इन तीनों की बात समझना। मैं ये कह रहा हूं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि पर्सन योग्य होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। तीन लोग योग्य नहीं होते हैं। एक तो माइनर योग्य नहीं होता। अब माइनर क्या होता है भाई? माइनर का मतलब वो पर्सन जिसकी उम्र जो है वो 18 साल से क्या होती है? कम होती है। या जिसकी उम्र 10 साल, 9 साल, 8 साल, 18 से कम है, तो सरकार ये बात मानती है कि उसका दिमाग अभी इतना डेवलप नहीं हुआ कि वो कॉन्ट्रैक्ट को बना सके। लोग उसको बेवकूफ बना देंगे। बच्चों से कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे, एक चॉकलेट दे देंगे और उनका कीमती सामान ले लेंगे, और बच्चे बेचारे बेवकूफ बन जाएंगे। तो ये बेवकूफ ना बने, इस वजह से सीधा कानून ये कहता है एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड
आर केपेबल टू एंटर इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट EXCEPT, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, 3 लोगों को छोड़कर। एक माइनर, माइनर कौन होता है? माइनर का मतलब वो पर्सन जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है उसको हम माइनर बोलते हैं। ये जो माइनर का टॉपिक है ना, ये पूरा का पूरा मैं आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़ाने वाला हूं, और ये यूनिट 3 में बहुत बड़ा टॉपिक है। माइनर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम यूनिट 3 में दोबारा पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना समझा रहा हूं कि एक माइनर केपेबल नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के। तो 3 लोगों में से एक तो माइनर हो गया और एक दूसरा पर्सन हो गया जिसको हम बोलते हैं अनसाउंड माइंड। देखो नाम से ही पता लग रहा है अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है। अनसाउंड माइंड मतलब वो पर्सन जिसका दिमाग सही नहीं रहता, जो बाय बर्थ मेंटल होता है। एक ड्रंकन पर्सन जब 7 बजे के बाद जब वो ड्रिंक कर लेता है, तो आपने देखा होगा आपके आसपास में कभी कोई ड्रिंक भी करता हो, तो 7 बजे के बाद उसकी बुद्धि जो है वो पूरी अलग ही रहती है। वो दिन भर अलग तरीके से काम करता है और पीने के बाद वो अलग ही हो जाता है। तो कोर्ट ये कहता है, कानून ये बात कहता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बात कहता है कि अगर कोई बंदा है जो कि ड्रंकन पर्सन है, या कोई बंदा है जो इडियट है, मेंटली स्लो बाय बर्थ है, ल्यूनैटिक मतलब पागल है, इनसेन है, इनसेन मतलब भी पागल होता है, तो इन सारे लोगों को अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में रखा है, और ये लोग केपेबल नहीं होते हैं कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के। समझ में आ रही है मेरी बात? तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूं जो कि अच्छी बात है, तीसरे को कहते हैं पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। हमें पढ़ते वक्त ये पता होना चाहिए हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं वैलिड एग्रीमेंट को बनाने के 10 पॉइंट, जिसका तीसरा पॉइंट चल रहा है। तीसरे पॉइंट में मैंने आपको बताया कि हर पर्सन केपेबल है कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के। एक माइनर नहीं है, एक अनसाउंड माइंड नहीं है, और एक पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं है। इस पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ को अब मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनना। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ का मतलब होता है कि कानून ने, भारत के कानून ने किसी पर्सन को मना कर रखा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। तो सर क्यों मना कर रखा है? तो बिना एग्जांपल के समझ में नहीं आएगा। मान कह लो, वैसे तो अभी ऑब्वियस सी बात है, अभी इंडिया और चाइना के बीच में व्यापार हमारा चल रहा है। भारत से बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट हो रही है चाइना में, और चाइना से बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट हो रही है इंडिया के अंदर। इंडिया भी बहुत सारा इंपोर्ट कर रहा है चाइना से, और चाइना भी बहुत सारा इंपोर्ट कर रहा है हमारे भारत से। यानी कि हमारे रिलेशन इंडियन और चाइना के बीच के जो व्यापार रिलेशन है वो काफी अच्छे रिलेशन है। आप लोग जाओ दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, या कहीं भी जाते हो तो आधे से ज्यादा सामान जो है हमें चाइनीज प्रोडक्ट मिलता है। यानी कि हम लोग ट्रेड करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लो आज शाम को 8 बजे प्राइम मिनिस्टर मोदी आए और कहा, भाई और बहनों, हमेशा 8 बजे आते और डराते, आज फिर आ गए और बोले, भाई और बहनों, चाइना से हमारा विवाद चलने के कारण चाइना से हमारा युद्ध छिड़ चुका है। क्या युद्ध? मतलब वॉर छिड़ चुकी है चाइना के साथ। तो वॉर के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साफ साफ कहता है, हमारा और इंडिया और चाइना के बीच में अगर वॉर चल रही है, तो चाइना के साथ जिस भी बंदे से हम व्यापार कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे इनेमी। इनेमी मतलब दुश्मन, और कौन सा दुश्मन? एलियन इनेमी। मतलब जब तक वॉर चल रही है, जब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो जाता कि वॉर खत्म हो चुकी है, तब तक इंडिया और चाइना के बीच का कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगा, कोई भी व्यापारिक संबंध नहीं रहेंगे। मतलब उनको, पर्सन्स को क्या कर रखा है? डिस्क्वालिफाइड कर रखा है। इसके अंदर 3-4 पॉइंट और है, और ये भी यूनिट नंबर 3 में आएगा। माइनर, अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, इन तीनों को हम यूनिट नंबर 3 में दोबारा पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रही है बात? मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टोटल 6 यूनिट में करवाऊंगा। 6 यूनिट में पूरा कॉन्ट्रैक्ट 100% कवर हो जाएगा 6 यूनिट के अंदर, जिसका यूनिट नंबर 1 अभी हमारा चल रहा है, उसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ये माइनर, अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ यूनिट नंबर 3 के अंदर दोबारा आने वाला है। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्या? दोबारा से याद करो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के तरीके। तो दोस्त, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का सबसे पहला क्या था? प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस। तो सर प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस तो
सोशल एग्रीमेंट में भी होती है। तो पॉइंट नंबर 2, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, इसके अंदर वॉल्फर वर्सेस वॉल्फर का केस डाला। फिर मैंने तीसरा पॉइंट आपको बताया, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट माइनर अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। 10 में से 3 पॉइंट हमें समझ में आ गए। अब चौथा पॉइंट ये कहता है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो तो उस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसीडरेशन होना जरूरी है। बेटे कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। और एक लैटिन वर्ड में कंसीडरेशन को बोलते हैं क्विड प्रो क्यो। एक लैटिन लैंग्वेज है जिसमें कंसीडरेशन को बोलते हैं क्विड प्रो क्यो। मतलब ए और बी के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ए ने गुड्स दिया है बी को, तो बी उस गुड्स का जो है वो प्राइस देगा। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बी को कंसीडरेशन में मिला गुड्स और ए को कंसीडरेशन में मिला 10,000 रुपए। बिजनेस एग्रीमेंट तभी कामयाब है जब दोनों पार्टी को कंसीडरेशन मिलेगा, और अगर कंसीडरेशन नहीं मिला तो बिजनेस एग्रीमेंट कामयाब नहीं है। तो 10 वैलिड पॉइंट को बनाने के लिए चौथा पॉइंट है कि पार्टी के बीच में कंसीडरेशन का होना बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है। क्लियर है? बात समझ में आई? अब इसका नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 ये कहता है कि पार्टियों के बीच में फ्री कंसेंट का होना जरूरी है। बेटा ध्यान से सुनो, फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है। 4 पॉइंट हो गए वैलिड एग्रीमेंट को बनाने के लिए, 4 पॉइंट समझ गए। 5वां पॉइंट कह रहा है फ्री कंसेंट होना जरूरी है। कंसेंट मतलब क्या? हाँ या ना, हाँ या ना। कंसेंट मतलब हाँ या ना। फ्री मतलब कि ए और बी, सेलर और बायर, या कोई भी पर्सन जो आपस में एग्रीमेंट बना रहे हैं, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट आपसी रजामंदी से बन रहा है, बिना किसी दबाव के बन रहा है, बिना किसी धमकी के बन रहा है। अब मान लो कि मैंने किसी पर्सन के कनपटी पे पिस्तौल रखी और उसको बोला कि अपनी मोटरसाइकिल तू मुझे बेच, इस पेपर में लिख, 10 रुपए में बेच। 10 रुपए क्यों? क्योंकि कंसीडरेशन चौथा पॉइंट है। तो मैं कोर्ट में प्रूफ करूंगा कि मैंने देखो कंसीडरेशन भी लिया है। लेकिन ये जो बाइक में पिस्तौल की नोक पर ले रहा हूं, ये मोटरसाइकिल जो पिस्तौल की नोक पर ले रहा हूं, क्या ये सही तरीके से वैलिड एग्रीमेंट है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर 5वां पॉइंट मैच नहीं करा फ्री कंसेंट का। यानी कि पार्टी की, दोनों ही पार्टी का, अगर एक का बेचने का मन है तो एक का खरीदने का होना चाहिए। इसको बोलते हैं सेम माइंड सेम सेंस। क्या बोलते हैं? सेम माइंड सेम सेंस। अगर एक का बेचने का होना चाहिए तो दूसरे का खरीदने का मन भी होना चाहिए। जिस तरीके से कंसीडरेशन का भी एक लैटिन वर्ड है क्विड प्रो क्यो, ऐसे ही फ्री कंसेंट का भी एक लैटिन वर्ड है जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेंसस एड इडम। समझ में आ रही बात? कुछ सिचुएशन ऐसी है जहां पर पार्टियों की कंसेंट फ्री नहीं होती है। उस सिचुएशन को मैं आपको इसी ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी के 5वें पॉइंट में बताऊंगा। अभी हम पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं वैलिड एग्रीमेंट। मैं 5वें पॉइंट में आपको समझाऊंगा कि कब पार्टियों की कंसेंट फ्री नहीं होती, और नहीं होती तो क्या होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसेंट फ्री नहीं होगी, मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, पिस्तौल की नोक पर मोटरसाइकिल खरीद ली, तो वो वैलिड तो नहीं है, वो वॉइडेबल है। अब इसकी डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं। आपको 5वां पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी का, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी का 5वां पॉइंट हमें वही पढ़ना है। क्लियर है? तो मैंने आपको पढ़ाया फ्री कंसेंट होनी जरूरी है। अब मैं आपको नेक्स्ट बात बताता हूं, पर्पस बेटा लॉफुल हो, पर्पस लॉफुल हो। 5 बातें पढ़ ली। छठी बात यह है कि दोनों ही पार्टी जो आपस में एग्रीमेंट बना रही है, उन दोनों पार्टी का जो पर्पस है ना, यानी कि एग्रीमेंट को बनाने का पर्पस, वो कानूनी रूप से वैलिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कानूनी रूप से वैलिड होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो 2 चोर हैं,
ए और बी। ए ने बी को ये बोला कि भाई रात को 2 बजे तू मुझे सड़क के उस पार मिलियो। बी ने कहा ओके मिल जाऊंगा। यानी कि ए ने ऑफर दिया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। ए ने बोला कि भाई पूरी रात चोरी करेंगे और जितना भी पैसा कमाएंगे आधा आधा, मतलब आपस में पार्टी का कंसिडरेशन भी है। ऐसा हुआ कि रात को 2 बजे ए पहुंचा नहीं, बी पहुंच गया। बी पूरी रात वेट करता रहा, ए आया नहीं, बी को गुस्सा आ गया। बी अगले दिन कोर्ट चला गया और कोर्ट में कहता जज साहब मेरी बात सुनो, ए ने मुझे बोला था कि रात को 2 बजे यहां पर मिलिए, चोरी करेंगे, जो भी कमाएंगे आधा आधा। मैं इस पे केस फाइल करना चाहता हूं, इसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, रात को 2 बजे आया नहीं, मैं ठंड में ठिठुरता रहा। तो जज क्या करेगा उस टाइम? पहले तो उसी बंदे को अंदर करेगा, बेटे पहले तू अंदर जा। क्यों? क्योंकि दोनों ही कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के बीच का जो पर्पस था वो लॉफुल नहीं था। यानी कि आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना, ऐसे एग्रीमेंट बनाना जिसके अंदर पर्पस क्या हो हमारा, कानूनी रूप से लॉफुल हो। बात समझ में आ रही है? तो हम 10 पॉइंट पढ़ रहे हैं, 6 पॉइंट अभी तक हमने पढ़ लिए। पहला पॉइंट था प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस, वो तो सोशल एग्रीमेंट में भी होती है। दूसरा पॉइंट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तीसरा पॉइंट था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, एवरी पर्सन इज केपेबल टू एंटर इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट माइनर अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कंसिडरेशन का होना जरूरी है, इसको बोलते हैं समथिंग इन रिटर्न, मतलब क्विड प्रो क्यो लैटिन वर्ड में। और फ्री कंसेंट का होना जरूरी है, मतलब सेम माइंड सेम सेंस, मतलब कॉन्सेंसस एड इडम। और छठा पॉइंट कहता है पर्पस पार्टियों का लॉफुल होना बहुत जरूरी है। क्लियर है बेटे? तो यहां तक मैंने आपको 6 पॉइंट कराया, एक पॉइंट और करवाता हूं, उसके बाद हम क्लास को ब्रेक देंगे। 7वां पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब होता है कि हम जो भी एग्रीमेंट बनाए उस एग्रीमेंट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन जो भी हो वो क्या होनी चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन निश्चित मतलब सर्टेन होनी चाहिए। यानी कि उसमें हर चीज कंफर्म होनी चाहिए, कोई टेढ़ी मेढ़ी बात ना करो। मान लो ए है और बी है, ए बी को बोल रहा है कि क्या तू मेरी मोटरसाइकिल खरीदेगा? तो बी बोल रहा है कितने में? तो ए बोल रहा है भाई जो मर्जी दे दियो, 10,000 15,000 जो तेरा मन करे वो दे दियो। क्या यहां पर कंसीडरेशन का अमाउंट सर्टेन है? बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब सर्टेनिटी होना बहुत जरूरी है। अगर सर्टेनिटी नहीं होगी, मतलब निश्चितता नहीं होगी, टर्म्स एंड कंडीशन निश्चित नहीं होगी, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों 7 पॉइंट मैंने आप लोगों को अभी तक बताए हैं। मैं एक बार 3 या 4 मिनट लेके कॉन्ट्रैक्ट में अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसको एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं। मैंने आपको ये बताया कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट बनता है ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस से। एक्सेप्टेंस मतलब पॉजिटिव रिप्लाई बाय द ऑफरी। एग्रीमेंट की डेफिनेशन थी एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। मैंने आप लोगों को बताया एग्रीमेंट 2 टाइप के होते हैं, एक सोशल एग्रीमेंट और एक बिजनेस एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट में पार्टी की इंटेंशन नहीं होती है लीगल रिलेशन को बनाने की, इस वजह से सोशल एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। फिर मैंने दूसरी बात बताई बिजनेस एग्रीमेंट। बिजनेस एग्रीमेंट में पार्टी की इंटेंशन होती है लीगल रिलेशन को बनाने की, इस वजह से वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा और कॉन्ट्रैक्ट होगा। मतलब कंक्लूजन ये निकलता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज सोशल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट एंड बिजनेस एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। फिर मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ेंगे, तो मैंने इसको अलग अलग बेसिस में डिवाइड किया हुआ है। पहला बेसिस मैंने ये बताया ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, मतलब पहले क्रिएट करना सीख जाओ। क्रिएशन के बेसिस 3 है, एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और एक टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। सर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कॉन्ट्रैक्ट या तो ओरल में बना दो या राइटिंग में बना दो। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सर जिसमें ओरल और राइटिंग दोनों की ही जरूरत नहीं है, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन जाएगा? इम्पोज्ड बाय लॉ बनेगा, कानून थोप देगा आपके ऊपर। कुली का एग्जांपल दिया, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स का दिया। फिर मैंने कहा टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब टैसिट मतलब साइलेंट। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि पार्टियों के कंडक्ट से चलते हैं, इशारों से चलते हैं। कॉइन ऑपरेटेड टेलीफोन मशीन इशारा है,
फॉल ऑफ हैमर इन ऑक्शन सेल इशारा है, वेट मेजरमेंट मशीन इशारा है, कैश का विड्रॉल फ्रॉम एटीएम मशीन इशारा है। फिर मैंने आप लोगों को बताया क्रिएशन करना हमने सीख लिया, आप चेक करो एनफोर्सेबल बाय लॉ है या नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी मैं आपको 6 पॉइंट पढ़ाऊंगा। उन 6 पॉइंट में से पहला पॉइंट मैंने कहा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिक एग्रीमेंट, मतलब वैलिड एग्रीमेंट को बनाने का तरीका। 10 का दम, 10 पॉइंट, 10 रूल, अगर 10 के 10 फिट हो जाते हैं तो एग्रीमेंट वैलिड है, वरना वैलिड नहीं है। तो कौन से 10 है? पहला प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस, सर ये तो सोशल एग्रीमेंट और डोमेस्टिक में भी होती है। दूसरा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, जहां पर मैंने वॉल्फर वर्सेस वॉल्फर का केस बताया। तीसरा कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, एवरी पर्सन इज केपेबल टू एंटर इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट माइनर अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। फिर नेक्स्ट पर्सन, मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया, कंसिडरेशन होना जरूरी है। लैटिन वर्ड क्या कहता है? क्विड प्रो क्यो। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, फ्री कंसेंट होना जरूरी है, मतलब सेम माइंड सेम सेंस। नेक्स्ट पॉइंट बताया पर्पस लॉफुल होना चाहिए, और उसका 7वां पॉइंट नेक्स्ट सर्टेनिटी होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लास को सुनो और मेरे नोट्स को देखो, मैं गारंटी लेता हूं 101% कॉन्ट्रैक्ट आपकी उंगलियों पे होगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या, पूरा का पूरा लॉ आपकी उंगलियों पे होगा। क्लियर है? ऐसे ही मिलते रहेंगे, अगली क्लास में मिलते हैं आपसे, ठीक है? और अच्छे से पढ़ो, कोई भी डाउट हो मेरा नंबर आपके पास है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आपके डाउट का इमीडिएटली का तो मैं अभी कंफर्म नहीं करता हूं, लेकिन जवाब जरूर दूंगा, सेम डे आपको आंसर मिलेगा आपके डाउट्स का। ओके, ओके, बाय।